हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं यूपी की। हमने यूपी में पिछले 3 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा चौथा लेक्चर है। इसमें हम जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश का वन महोत्सव है ये आखिर क्यों मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। जो एक टैग है ग्रीन यूपी क्लीन यूपी, इसके बारे में देखेंगे कि आखिर कब शुरू किया गया था। जो उत्तर प्रदेश के जो बाघ अभ्यारण्य हैं वो कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख चिड़ियाघर हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो वन्य जीव विहार है इसमें कौन कौन से वन्य जीव विहार हैं, इनकी जो संख्या है वो कितनी है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार है जिनकी संख्या 14 है, उनके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। 14 के बारे में, इनकी जो स्थान है, जो अवस्थिति है, जहाँ पे ये स्थित है, इनके बारे में भी यहाँ पे देखेंगे। उत्तर प्रदेश वन एवं प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं आखिर इनका निर्माण कब हुआ। जो वन नीति है उत्तर प्रदेश की, ये जो है बेसिकली इसकी नीति कब बनाई गई, ये कौन सी नीति वर्तमान में चल रही है। ठीक है। अधिकतम क्षेत्रफल में कहाँ पे वन अधिक है, कहाँ पे नहीं है। ठीक है। जो वृक्षों के लाभ हैं, वनों के लाभ हैं, इनके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। वन जीव संरक्षण हेतु जो योजनाएं सरकार ने जारी की हैं वो कौन सी हैं, उनके क्या यूज हैं। उत्तर प्रदेश में जो रामसर आर्द्रभूमि है जिनकी संख्या 10 है, उस आर्द्रभूमि को भी देखेंगे। ठीक है। जो यहाँ पे प्रमुख नदियाँ दी गई हैं, जैसे कि जो नदियों के प्रकार हैं आपको दिख रहा होगा, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, मैदान से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से। तो इन नदियों के बारे में देखेंगे और गंगा नदी के बारे में विशेष रूप से समझेंगे। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें दी गई हैं उनके बारे में भी यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव, इसका जो आरंभ है वो जुलाई 1952 में किया गया था। वन महोत्सव जो सप्ताह है वो 1 से 7 जुलाई को प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है, यानी कि जो जुलाई का प्रथम सप्ताह है उसमें ये मनाया जाता है। वन महोत्सव आंदोलन का जो मूल आधार है वो ये है कि वृक्ष का अर्थ जल और जल का अर्थ रोटी और रोटी ही जीवन है। इस आधार पे इसको किया गया था। यहाँ पे ये दिया है कि वनों पर आधारित जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं वो किस किस जिले से संबंधित हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि पेंट, फर्नीचर, माचिस, कत्था और प्लाईवुड, ये उद्योग जो है बेसिकली बरेली, नजीमाबाद, ठीक है, और ज्वालापुर, इन जिलों में इसको बनाया जाता है और यहाँ पे उद्योग ये स्थापित किए गए हैं। इसमें जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि कागज उद्योग ये किस जिले में सबसे ज़्यादा फेमस है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। जो सहारनपुर है, यहाँ पे कागज उद्योग मेन रूप से फेमस है। लकड़ी का जो खिलौना है वो कहाँ पे बनता है, तो जो सोनभद्र है और वाराणसी, इन 2 जिलों में लकड़ी के खिलौने से संबंधित जो उद्योग है यहाँ पे स्थापित किए गए हैं और ये जो खिलौने हैं यहाँ पे बनाए जाते हैं। जो खेल का सामान है, सबसे इंपॉर्टेंट जो खेल का सामान है ये मेरठ में स्थापित यहाँ पे उद्योग किए गए हैं। ठीक है। यानी कि जो खेल का सामान है, इस टाइप के जो उद्योग है ये मेरठ में स्थापित किए गए हैं। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि बीड़ी, चीनी मिट्टी, इन सब के जो खिलौने हैं ये मेन रूप से किन किन जिलों में स्थापित किए गए हैं, तो मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली और सहारनपुर जैसे जिलों में इसको स्थापित किया गया है। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम और योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। जिससे सबसे पहले जो योजना आती है वो ये है कि सामाजिक वानिकी योजना, इसे 1989 में स्थापित किया गया था। ये योजना कुछ बनाया गया था 1989 में। बांस रोपण एवं वन सुधार योजना, ये जो है 2007 से 8 में इसको बनाया गया था। वृक्षारोपण विस्तार योजना, ये भी 2007 से 8 में बनाया गया था। लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना, ये भी 2004 से 5 में बनाया गया था। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है ये 2005 और 6 में इस कार्यक्रम चलाया गया था। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, ये 2007-8 में इस पुरस्कार की योजना जो है ये किया गया था। और लास्ट में ये है कि वन श्रमिकों के कल्याणार्थ, ठीक है, सामूहिक बीमा योजना, ये कब प्रारंभ किया गया था, तो 1900, ठीक है, 89 और 90 में इसको स्थापित किया गया था या प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट है कि ग्रीन यूपी क्लीन यूपी, ठीक है, ये कब शुरू किया गया था, तो जो वित्तीय वर्ष 2019-20 है इसमें इसके लिए, ठीक है, यहाँ पे जो पौधे लगाए जाएंगे लगभग 22.5 करोड़ जो पौधे हैं वो यहाँ पे लगाए जाएंगे। विशेषता की बात करें तो 5 करोड़ से अधिक जो वृक्षारोपण है इसका यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया गया है और इसका जो प्रारंभ है ये 7 नवंबर 2015 को, ठीक है, इसका प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो वन्य जीव हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो देश के प्रथम वन्य जीव जो परिरक्षण संगठन है उसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में 1956 में की गई थी। वन्य जीव परिरक्षण संगठन का जो प्रमुख कार्य है वो प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा और आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से सघन जो वन्य जीव प्रबंधन है और साथ में जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य विहार हैं, ठीक है, और पक्षी जो विहार हैं उनका विकास करना इसका मेन लक्ष्य होता है। अब हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो बाघ अभ्यारण्य है वो कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पे दुधवा है, पीलीभीत है और अमनगढ़ है। नीचे इसके बारे में हम डिटेल से एनालिसिस भी करेंगे। यहाँ पे आप एक मैपिंग के जरिए देखना चाहेंगे, ठीक है, मैपिंग के जरिए देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख चिड़ियाघर हैं
वो कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन, ये लखनऊ में है, इसको आपको ध्यान रखना है। और जो कानपुर प्राणी उद्यान है इसको भी आपको ध्यान रखना है। शहीद अशफाक उल्लाह जो प्राणी उद्यान है ये जो कि गोरखपुर में है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख चिड़ियाघर हैं ये 3 यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे जो वन्य जीव विहार हैं इनके बारे में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो वन्य जीव विहार हैं जो कि 11 हैं, वे किस जिले में ये किस जिले में स्थापित किए गए हैं, इनको भी यहाँ पे देखेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें कि वो है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, ये अभयारण्य नहीं सॉरी बिहार है, चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये चंदौली में स्थापित किया गया है। उसके बाद से राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ये कहाँ पे है, ये है आगरा और इटावा में, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है वे है कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये कहाँ पे है, ये ललितपुर में है। यहाँ पे कैमूर वन्यजीव विहार है, ये कहाँ पे है, ये मिर्जापुर व सोनभद्र में इसको ये मिलता है। यहाँ पे नेक्स्ट है वो ये है कि कछुआ वन्यजीव अभयारण्य, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि वाराणसी में कछुआ वन्यजीव विहार ये यहाँ पे है। यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो ये है कि जो किशनपुर वन्यजीव विहार है वो लखीमपुर खीरी में स्थापित किया गया है। जो रानीपुर वन्यजीव विहार है ये बांदा में है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये मेन रूप से जो जिले हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, ठीक है, तो इसको ये जो है मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में ये विस्तार इसका ये है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है सुहागी बरवा वन्यजीव विहार, ये महाराजगंज में है, ठीक है। सुहेलवा वन्यजीव विहार ये बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में है। जो कटनिया घाट वन्यजीव विहार ये बहराइच में है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये चंदौली में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार ये आगरा इटावा में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये ललितपुर में है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर में है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य ये वाराणसी में है। किशनपुर वन्यजीव विहार ये लखीमपुर में है। रानीपुर वन्यजीव विहार ये बांदा में है, ठीक है। इसके बाद से जो कटनिया घाट वन्यजीव विहार है ये बहराइच में है। और लास्ट में सोहेलवा वन्यजीव विहार ये बलरामपुर, गोंडा, ठीक है, और श्रावस्ती में फैला हुआ है। और सुहागी बरवा वन्यजीव विहार ये महाराजगंज में है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारे जो उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार हैं इनसे संबंधित जिले हमने देख लिए हैं। टोटल जो वन्यजीव विहार है ये 11 हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट में आएंगे वो ये है कि उत्तर प्रदेश के जो पक्षी विहार हैं जिनकी संख्या 14 है, इसको भी हम देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले ही बात करें तो जैसे कि विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है, ये महोबा में है, ठीक है। जो सेकेंड है वो ये है कि पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है, तो गोंडा में है। सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है, तो आगरा इटावा में है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। समान पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है, मैनपुरी में। बखिरा पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है, संत कबीर नगर में है, ठीक है। शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है, अलीगढ़ में है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जिसको हम नवाबगंज पहले कहते थे पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है, तो उन्नाव में है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है, तो रायबरेली में है। पटना पक्षी विहार, ठीक है, पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है, तो एटा में है। लाख भौसी पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है, तो कन्नौज में है। जो सांडी पक्षी वन्यजीव विहार है ये कहाँ पे है, तो हरदोई में है। और ओखला पक्षी वन्यजीव विहार ये गौतम बुद्ध नगर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार ये प्रतापगढ़ में है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जिससे पहले सुधा ताल दिखाया था, ठीक है, तो ये जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार ये बलिया में है, ठीक है। तो इसका अगर हम रिवीजन करें तो ये होगा कि आपको ऐसे याद रखना है, जैसे विजय सागर, तो विजय सागर कहाँ पे है, महोबा में। पार्वती गोंडा में। सुर सरोवर इटावा में, समान मैनपुरी के समान। बखिरा संत कबीर नगर। शेखा अलीगढ़। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जिसे नवाबगंज कहते थे तो ये उन्नाव में है। समसपुर रायबरेली। पटना एटा। लाख बहोसी कन्नौज। सांडी हरदोई। ओखला पश्चिम वन्यजीव विहार ये पे गौतम बुद्ध नगर। भीमराव अम्बेडकर तो प्रतापगढ़। जयप्रकाश नारायण बलिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने कंप्लीट किया उत्तर प्रदेश के जो पक्षी विहार है जिनकी संख्या 14 है, इसको हमने यहाँ पे देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो ये है कि उत्तर प्रदेश वन एवं प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के गठन के कारण उत्तर प्रदेश का अधिकांश वन क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के एक मात्र जो है वो 6.15% जो क्षेत्र हैं वो वन आवरण यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है। जो वृक्षावन क्षेत्र हैं वो 3.08% हैं, जिनको मिला करके जो टोटल है वो 9.23 पहुँच गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जो टोटल हमारे यहाँ जो प्रतिशत क्षेत्र है वो 615 है, ये वनावरण है। लेकिन अगर हम वृक्षावरण की बात करेंगे तो 3.08 है, इसको भी आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पे बात आती है कि जो उत्तर प्रदेश की वन नीतियाँ हैं वो कौन सी रही हैं और कितने वन नीति यहाँ पे बनाए गए हैं। तो जो सबसे पहली वन नीति बनी थी वो 1952 बनाई गई थी और जो द्वितीय वन नीति है वो 1988 में बनाई गई थी। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि पहली 1952 और दूसरी 1988। उत्तर प्रदेश में जो वन नीतियों का जो संचालन है ये कब से किया जा रहा है, तो 1998 से इसका संचालन किया जा रहा है। वर्तमान की अगर स्थिति की बात करें तो राज्य वन नीति 2017, ठीक है, ये लागू है। उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर इसको लागू किया गया है, ठीक है, 2017 को। यहाँ पे बात आती है कि उत्तर प्रदेश की वन स्थिति की जो रिपोर्ट है ISFR 2021 के अनुसार यहाँ पे कितना वनावरण है, ठीक है, कितने सघन वन है, कितने कम सघन वन है, इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कुल जो वनावरण क्षेत्र है वो 14,870.89 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 6.15% इसका एरिया ये जो है ग्रहण करता है। जिसको आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का टोटल एरिया है उसका 6.15% है क्षेत्रफल का, ये वृक्ष का क्षेत्रफल है वो इतना है। अगर इसमें हम अति सघन वन की गिनती करें तो जो अति सघन वन है जहाँ पे अधिक मात्रा में वृक्ष मिलते हैं, काफ़ी सघन होते हैं, उनका जो क्षेत्रफल है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश के 1.09% है, ठीक है। अगर हम मध्यम सघन वन की गिनती करें तो वो 1.67% है और अगर हम खुले वन की बात करेंगे तो वो 3.39% है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो भौगोलिक क्षेत्रफल है टोटल। अब नेक्स्ट में अगर हम झाड़ियों की बात करें तो यह जो है क्षेत्रफल में 563.38 वर्ग किलोमीटर है, यानी जो कुल क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का उसका लगभग 0.23% जो है ये यहाँ पे झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे अगर हम अधिकतम वन क्षेत्र हैं उनके परसेंटेज की बात करें कि जिलों में सबसे अधिक जो वन क्षेत्र पाए जाते हैं परसेंटेज में वो कौन से हैं, तो उसमें सबसे अधिक जो है वो है सोनभद्र, उसके बाद से चंदौली, फिर चित्रकूट, ठीक है। वही अगर हम न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करेंगे प्रतिशत में तो सबसे कम आता है भदोही में, फिर मैनपुरी में, उसके बाद से देवरिया में, ठीक है। यहाँ पे बात आती है कि जो अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत में है, ठीक है, यहाँ पे अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले हैं, ठीक है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल है, इसको आपको नोटिस करना है। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सोनभद्र सबसे अधिक है वहाँ पे क्षेत्रफल वनों का, फिर उसके बाद से लखीमपुर खीरी, उसके बाद से मिर्जापुर। लेकिन अगर हम न्यूनतम वन क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सबसे कम यहाँ पे भदोही, फिर मऊ, उसके बाद से मैनपुरी, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारा आता है कि उत्तर प्रदेश में जो वनों के प्रकार हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला जो है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उसके बाद से उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, ठीक है, और जो थर्ड है वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो ये 3 प्रकार के हमारे उत्तर प्रदेश में वन पाए जाते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर वनों से जो लाभ होता है हमारे लिए, ये लाभ किस प्रकार काम आता है। तो जैसे यहाँ पे इमारती लकड़ियों के रूप में साल, सागौन का प्रयोग होता है, यानी कि इससे जो है इमारती जो चीज़ें बनती हैं लकड़ियों की वो इस प्रकार के वृक्षों से बनती हैं, जो साल और सागवान इसमें आते हैं, सागौन। बीड़ी बनाने के लिए हम तेंदू के वृक्षों का प्रयोग करते हैं, उसके पत्तों का, ठीक है। तो कई बार मल्टीपल एग्जाम में आ जाता है कि जो बीड़ी बनती है वो किसके पत्ते से बनती है, तो तेंदू का एक वृक्ष होता है, उसके पत्ते से जो है बीड़ी का निर्माण किया जाता है, क्लियर है। जो रेलवे लाइनों के स्लीपरों के रूप में जो है, जैसे आपने देखा होगा किस तरह से ट्रैक रहते हैं ऐसे, तो जो यहाँ पे लकड़ियाँ बिछाई जाती हैं कई जगह, तो वो जो है बेसिकली साल, चीड़, सागौन और देवदार जैसे वृक्षों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में बात आती है इसी में कि जो वृक्षों का उपयोग है वो कहाँ हम करते हैं, तो कागज उद्योग में जैसे बेंत एवं बांस का यूज होता है, यानी जो कागज बनते हैं उसमें बेसिकली बेंत और बांस जैसे वृक्षों का यूज किया जाता है। यहाँ पे बात आती है कि बिरोजा एवं तारपीन के तेल की प्राप्ति हेतु चीड़ वृक्ष के जो राल होते हैं उसका उपयोग करते हैं। हाई सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो खैर के वृक्ष होते हैं वो कत्था की प्राप्ति के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो कत्था की प्राप्ति कहाँ से होती है, जो खैर के वृक्ष होते हैं उनसे इनकी प्राप्ति होती है। तो ये हो जाएगा हमारे वृक्षों का जो यूज है वो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट में आता है कि उत्तर प्रदेश में जो मछलियों की प्रमुख जातियाँ पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें सिंधी, रोहू, मांगुर, मृगाल, रसेल, लांबी, ठीक है, तेगन, सौल, ईल, हिल्सा, पित्तल, मत्स्य, सारी प्रकार की यहाँ पे जो मछलियाँ होती हैं प्रमुख प्रजातियाँ वो यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे बात आती है कि जो इटावा सरकारी पार्क है, इटावा जो सफारी पार्क है वो बेसिकली इसकी जो स्थापना हुई थी वो क्यों हुई थी और ये किस प्रकार यूज होता है, ठीक है। तो इटावा सफारी पार्क की जो मुख्य तथ्य है, इसकी स्थापना जो है वो एशियाई शेरों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इससे जो है वहाँ का पर्यटन का भी विकास होगा, इसके लिए भी यहाँ पे किया गया था। यहाँ पे बेसिकली जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें भालू आता है, तेंदुआ, हाथी, हिरण और शेर जैसे जो जानवर होते हैं वो इटावा सफारी पार्क में यहाँ पे मिलते हैं।
अब नेक्स्ट में हमारा आता है कि जो वन्य जीव विहारों को लेकर के प्रमुख तथ्य दिए गए हैं कि जो क्वेश्चन आंसर में बेसिकली जो मल्टीपल वाले एग्जाम होते हैं उसमें बेसिकली बनते हैं, तो उसको अगर देखें तो यहाँ पे दिया गया है सबसे पहला कि प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो चंदौली में प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार स्थित है। ठीक है, चंदौली। चंदौली में कौन सा वन्यजीव विहार है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि नाम है इसका। यहाँ पे जो सेकेंड आता है वो क्या है कि प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, वो प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आपको ध्यान देना है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। नेक्स्ट में हमारा आता है कि 1987-88 में जो बाघ परियोजना में शामिल उद्यान थे वो कौन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उसमें कौन है, कई सारे उद्यान को शामिल किया गया था 1987-88 के जो बाघ परियोजना थी, तो उसमें जो उत्तर प्रदेश का जो शामिल था उद्यान वो था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान देना है। 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था, तो वो कौन सा अभ्यारण्य है जिसको 2014 में इसका बाघ अभ्यारण्य का जो दर्जा प्राप्त है वो उसको प्राप्त किया गया है, वो है पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य। उसको जो अभ्यारण्य का दर्जा है उसको दिया गया था, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात आती है कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के जो प्रथम सप्ताह है यानी कि 1 से 7 अक्टूबर को, तो यह कौन सा सप्ताह, मतलब इसको किस प्रकार के रूप में इसको मनाया जाता है, इससे वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट में आता है कि वन्य जीव संरक्षण हेतु जो योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं वो कहाँ पे स्थित हैं और कौन कौन सी जो योजनाएं हैं जो कि यूपी गवर्नमेंट ने शुरू की है वो कौन कौन सी है। यहाँ पे सबसे पहला आता है कि मयूर संरक्षण केंद्र, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये वृंदावन में स्थित है जो कि मथुरा में है। दूसरा क्या है, कछुआ पुनर्वास योजना। ठीक है, किस लिए इसको शुरू किया गया था, तो गंगा नदी में प्रदूषण के निवारण हेतु इसको जो है शुरू किया गया था। सेकेंड क्या है, जो घड़ियाल पर्यटन एवं पुनर्वास योजना है, ये क्या है, तो ये भी जो है मगरमच्छ और घड़ियालों के संरक्षण हेतु उसको शुरू किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट में आता है कि जो उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में जो रामसर आर्द्रभूमि का स्थल है वो टोटल अभी 10 है। इसमें जो सबसे पहला आता है वो है उन्नाव का नवाबगंज पश्चिम बिहार, उसके बाद से आता है गोंडा का पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। ठीक है, सेकेंड में आता है मैनपुरी का जो समान पश्चिम बिहार है, आपको पता ही है, हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें देखा है। इसमें जो फोर्थ आता है वो है रायबरेली। ठीक है, रायबरेली में कौन सा है, समसपुर पश्चिम बिहार। इसके बाद से हरदोई में है जो कि सांडी पश्चिम बिहार, इटावा में सरसई नवार झील, आगरा में सूर सरोवर झील। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आता है कि जो ऊपरी गंगा नदी है जो कि ब्रजघाट से नर्मदा तक का है, इसको हमने जब नदी वाला चैप्टर आएगा, ठीक है, गंगा नदी के बारे में, तो हम इसको देखेंगे किस प्रकार जो ऊपरी गंगा है जो कि नर्मदा में लगभग ये पाई जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जो गंगा नदी को पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे इसको। और लास्ट में हम देखेंगे जो मुजफ्फरनगर और बिजनौर है वहाँ पे जो हैदर आर्द्रभूमि है, इसको हैदरपुर आर्द्रभूमि, तो ये हो जाएगा। अगर हम इसका शॉर्ट में रिवीजन करें तो जैसे कि उन्नाव का नवाबगंज पश्चिम बिहार, गोंडा का पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, मैनपुरी का समान पश्चिम बिहार, रायबरेली का समस पश्चिम बिहार, हरदोई का सांडी, ठीक है, इटावा का सरसई, आगरा का सूर सरोवर और ऊपरी गंगा का ब्रजघाट से नर्मदा तक, और मुजफ्फरनगर का जो है हैदरपुर आर्द्रभूमि। ठीक है, यहाँ पे अभी हाल ही में शामिल किया गया है जो कि बखिरा जो पश्चिम वन्यजीव बिहार है जो कि संत कबीर नगर में स्थित है, इसको 2021 में शामिल किया गया था, इसको भी आपको ध्यान देना है। तो अभी करंट में जो उत्तर प्रदेश में रामसल आर्द्रभूमि है उसकी संख्या जो है 10 है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। कई बार जो मल्टीपल वाले एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्टली पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश में रामसल आर्द्रभूमि की जो स्थल की संख्या है वो कितनी है, तो 10 है। क्लियर है। उसके बाद से यहाँ पे बात आती है कि नदी, तो उत्तर प्रदेश की नदियों की बात करें तो नदियों के उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला आता है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा आता है गंगा के मैदान भाग से जो नदियाँ निकलती हैं वो, और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं। इसमें जो है गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियों में गिना जाता है। इनका बहाव उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल द्वारा निर्धारित होती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की जो और प्रमुख जो नदियाँ हैं जिनकी बात यहाँ करेंगे उसमें घाघरा, गोमती, चंबल, सोन, कर्मनासा, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन और जो धसान नदी है उसका भी यहाँ पे हम उल्लेख करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो हिमालय पर्वत से जो निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें गंडक नदी, गंडक और राप्ती नदी, ठीक है, गंगा नदी, घाघरा नदी, काली और शारदा नदी, ठीक है, जिसका नाम काली है उसको शारदा भी नदी कहते हैं। उसके बाद से यमुना नदी और रामगंगा नदी। ये जो नदियाँ हैं ये बेसिकली हमारी हिमालय पर्वत से जो निकलने वाली नदियाँ होती हैं वो हो जाएंगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, गंडक और राप्ती, गंगा, घाघरा, शारदा नदी, यमुना और रामगंगा। ठीक है, तो ये नदियाँ हैं। अभी हम इसके बारे में डिटेल से आगे देखेंगे। लेकिन जो मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ होती हैं उत्तर प्रदेश में वो कौन सी हैं,
उसमें गोमती नदी आती है, वरुणा नदी आती है, पांडो, सई और ईशान नदी। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ईशान, सई, पांडो, वरुणा और गोमती नदी। अगर हम थर्डली बात करें तो जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ होती हैं उत्तर प्रदेश की, उनमें आता है आपका टोंस नदी, सोन नदी, केन नदी, बेतवा, चंबल, रिहंद और कन्हार। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो नदियाँ हैं ये बेसिकली प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, यानी कि अगर हम मैप देखें तो जो कुछ इस तरीके से नक्शा है तो इधर से निकलती हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जाती हैं, इस तरीके से निकलती हैं। और जो हिमालय वाली नदियाँ होती हैं वो कुछ इस तरीके से इधर से ऐसे निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पे बात यह किया है कि जो हिमालय से प्रमुख नदियाँ निकलती हैं उनमें जो गंगा नदी है वो मेन नदी है। अब गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ होती हैं, जो कि कुछ नदियाँ होती हैं जो कि उत्तर से आके ऐसे मिलती हैं, कुछ नदियाँ होती हैं जो कि दक्षिण से आके मिलती हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ जो है उत्तर से मिलती हैं और कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे दक्षिण से मिलती हैं। क्योंकि कई बार मल्टीपल वाले एग्जाम में दे देता है कि ऐसी कौन सी इसमें नदियाँ हैं जो दक्षिण से आकर के मिलती हैं गंगा नदी में, ठीक है, जो सहायक नदियाँ हैं, और ऐसी कौन सी सहायक नदियाँ हैं जो उत्तर से आके मिलती हैं। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी नदी जो है वो उत्तर से आके मिलती है और कौन सी नदी दक्षिण में आके मिलती है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि जो उत्तर से यहाँ पे नदियाँ मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो रामगंगा नदी आती है, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। ये जो सारी नदियाँ हैं ये उत्तर से आकर के गंगा नदी मिलती हैं, जो कि हम कहेंगे कि ये नदियाँ सहायक नदियाँ हैं गंगा नदी की। लेकिन अगर हम दक्षिण से बात करें कि जो दक्षिण से नदियाँ मिलती हैं वो कौन सी हैं, उसमें यमुना नदी आती है, टोंस नदी आती है और सोन नदी आती है। ये जो नदियाँ हैं ये गंगा नदी की दक्षिण साइड से मिलने वाली नदियाँ हैं, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम गंगा नदी की बात कहें, ठीक है, तो इसका जो उद्गम केंद्र है वो गोमुख से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से, यानी कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये हिमालय है, यहाँ से ये निकलती है और यहाँ पे जो उद्गम वाला स्थान होता है और उसके मुख्य धारा को हम भागीरथी कहते हैं और संयुक्त धारा को हम कहते हैं, ठीक है, देवप्रयाग। जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा जो होती हैं नदियाँ ये आपस में आकर के यहाँ पे मिल जाती हैं, तो जो एक संयुक्त धारा बनती है उन्हें हम कहेंगे देवप्रयाग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मान लीजिए भागीरथी है नदी और ये जो है अलकनंदा नदी है। तो ये नदियाँ जब आ करके एक दूसरे से मिलती हैं यहाँ पर पे, तो एक जो संयुक्त धारा होकर के निकलती है उन्हें हम कहेंगे कि ये जो है ये देवप्रयाग है, ठीक है। तो ये भी कई बार मल्टीपल एग्जाम में सीधा सीधा पूछ देता है। जो गंगा नदी का विस्तार है ये कितने राज्यों से होकर के चलता है, तो ये जो है बेसिकली 5 राज्यों से होकर के चलता है, जिसमें उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आता है। तो ये 5 राज्य भी आपको ध्यान रखने हैं। जो गंगा नदी है ये डेल्टा बनाने में भी सहयोग करता है, जैसा कि आपको पता ही है कि जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है वहाँ पे जो डेल्टा का निर्माण होता है बेसिकली ब्रह्मपुत्र और जो गंगा नदी है उसके संयुक्त रूप से यहाँ पे होता है, यानी कि यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ से आती है गंगा नदी। तो डेल्टा के निर्माण में भी जो गंगा नदी है वो सहयोग देती है। जो डेल्टा का निर्माण है ये बेसिकली बंगाल की खाड़ी में है, आपको ही पता है। अगर हम इसके टोटल की बात करें, जो टोटल गंगा नदी की लंबाई है वो है 2510 किलोमीटर, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है, ठीक है, ये सबसे अधिक है। और कई बार मल्टीपल वाले एग्जाम में पूछ देता है कि जो गंगा नदी है, ठीक है, वो किस राज्य में सबसे अधिक बहती है। तो आप बोलोगे कि जो यूपी राज्य है उसमें सबसे अधिक इसकी लंबाई है, ठीक है, 1450 किलोमीटर। अगर और भी इसमें आप देखेंगे डिटेल में, तो जो गंगा नदी है वो मैदानी भाग में जो है कहाँ से प्रवेश करती है, तो जो बिजनौर है वहाँ से ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है, हरिद्वार, ठीक है। और अगर स्थान की बात कहोगे तो ये हरिद्वार है, ठीक है, यहाँ से ये प्रवेश करती है। इसमें अगर एडिशनल फैक्ट और देखोगे तो जो विष्णु प्रयाग है ये कैसे बनता है, जो धौल गंगा है, ठीक है, और जो अलकनंदा है इसकी संयुक्त धारा से जो बनती है उसको कहेंगे विष्णु प्रयाग, ठीक है। लेकिन अगर जो रुद्रप्रयाग है, ठीक है, रुद्रप्रयाग जो है ये बेसिकली 2 धारा से मिलती है, जिसका नाम है सबसे पहला धारा मंदाकिनी और दूसरा अलकनंदा। तो मंदाकिनी और अलकनंदा के जो धारा संयुक्त धारा होती है उसको हम कहेंगे रुद्रप्रयाग, और जो धौल गंगा और अलकनंदा इसके जो संयुक्त धारा होती है उसको हम कहेंगे विष्णुप्रयाग, ठीक है। अगर हम और इसकी बात कहें तो जैसे कि कई बार पूछ लेता है कि जो दाएं है, यानी कि जो कानपुर है ये गंगा नदी के दाएं है और जो वाराणसी है ये गंगा नदी के बाएं स्थित है। तो ये भी कई बार मल्टीपल एग्जाम पूछ देता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो तटीय शहर हैं गंगा नदी के वो कौन कौन से हैं। तो तटीय शहरों में फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर, ये जो शहर हैं ये गंगा नदी के तटीय शहर के रूप में इनको जाना जाता है। अगर हम नेक्स्ट में बात कहें तो
जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख झीलें हैं उनके नाम हम देखते हैं यहाँ पे कि जो झीलें हैं वो कौन है। इसमें सबसे पहला आता है आगरा। आगरा का कीथम झील, पहले इसका नाम कीथम था लेकिन अब इसको सुर सरोवर भी कह सकते हैं। तो आगरा का कीथम या सुर सरोवर झील। रामपुर का गौल झील, शाहजहाँ का बड़ा ताल, ठीक है, झांसी का बरुआ सागर, उन्नाव का कुंद्रा समुद्र, महोबा का मदन सागर, मिर्ज़ापुर का टांडा दरी, ठीक है, बलिया का सुरहा ताल, लखनऊ का करेला, रायबरेली का समसपुर झील, मथुरा का राधा कुंड, कानपुर का बाल्हापारा और सुल्तानपुर का राजा का बांध। बहराइच का चितौरा झील, अम्बेडकर नगर का दरवन झील, ठीक है, वाराणसी का औंधी ताल, कानपुर शहर का मोती झील, गोरखपुर में जो है वो रामगढ़ ताल है और अलीगढ़ का शेखा झील, ठीक है। तो आपको पता ही है कि अगर हम इसको ठीक देखें थोड़ा सा तो अलीगढ़ क्या है, तो अलीगढ़ में मुस्लिम लोग रहते हैं तो शेख यहाँ पे दिया गया है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अलीगढ़ में ही शेख झील होगा, ठीक है। अगर हम कानपुर की बात करें तो जो मोती के कुंडल होते हैं वो कान में ही पहनते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कानपुर में मोती झील है, ठीक है। वाराणसी की बात करें तो जो अंधे लोग होते हैं जिनके पास जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है वो वाराणसी में जाकर के जो भगवान शिव का मंदिर है उसमें जाकर के ये लोग अपना दर्शन करते हैं तो सही हो जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि वाराणसी का औंधी ताल। थोड़ा सा लिंक आप लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, सारे में पॉसिबल नहीं है लेकिन जो है उसमें हम जल्दी की वजह से बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुल्तानपुर है तो सुल्तान के राजा, ठीक है, तो सुल्तानपुर में राजा का बांध है तो सुल्तान के राजा कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेकंड फिर आता है कि कानपुर, तो कानपुर में हम बाली पहनते हैं तो आप कह सकते हैं कानपुर में बाल्हापारा, ठीक है, बाली बाल्हा थोड़ा सा लिंक आपको दिखाई दे रहा है। और मथुरा का राधा कुंड, आपको पता ही है कि मथुरा में राधा जी रहती थी तो आपको ये अनुमान लग सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कहें कि लखनऊ करेला, ठीक है, तो जो लखन थे, ठीक है, दाऊ जो कृष्ण के भाई लखन थे, ठीक है, उनको करेला पसंद था तो ऐसे भी कह सकते हैं कि लखनऊ में करेला। तो ये कुछ ऐसे ही ट्रिक आप लगा करके इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो यमुना नदी है उसके बारे में देख लेते हैं। जो यमुना नदी है उसका जो उद्गम केंद्र है वो यमुनोत्री हिमछंद यानी कि जो बंदरपुर की पश्चिमी ढाल है वहाँ से ये निकलती है। ये भी जो है हिमालय की नदियों के रूप में इनको गिना जाता है। अगर हम बात करें कि जो इनके अपवाह तंत्र हैं यानी कि ये किन किन राज्यों से होकर के बहती हैं, तो ये बेसिकली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये जो है 5 राज्यों से होकर के, ठीक है, ये बहती हैं। और इनकी हम सहायक नदियों की बात करें कि जो इनकी सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियों में चंबल जो कि इटावा के पास से निकलती है, इटावा के पास मिलती है, बेतवा नदी हमीरपुर के पास मिलती है, केन नदी जो कि बांदा के पास मिलती है, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई, चंबल, बेतवा और केन। चंबल, बेतवा, केन जो है ये यमुना नदी की जो सहायक नदियों में से एक मानी जाती हैं, ठीक है। यमुना नदी के किनारे जो प्रमुख नगर हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और कौशाम्बी, ये जो प्रमुख नगर हैं, जिले हैं जो कि यूपी के हैं, ये इसमें स्थित हैं। अगर हम यमुना नदी के बारे में और देखें तो ये जो है बृहद चाप का निर्माण करती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक बड़े चाप का निर्माण करती हैं। और ये जो है जो जिम कार्बेट, उत्तराखंड में आपको पता ही है कि जो जिम कार्बेट पार्क है उत्तराखंड में है, तो ये कार्बेट से होकर के भी ये निकलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में बात आती है कि जो राप्ती नदी है, ठीक है, ये कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, तो राप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो है रुकुमकोट जो कि नेपाल में स्थित है, यहाँ से ये निकलती हैं। इनकी जो सहायक नदी है वो है रोहिणी, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, घाघरा नदी से ये जो है यहाँ पे घाघरा नदी में मिलती हैं, ठीक है, जो कि बरहुज के स्थान जो देवरिया जिला है वहाँ पे इनका संगम का स्थान है। अगर हम घाघरा नदी की बात कहें तो ये क्या है, इसका जो उद्गम स्थल है ये है मापचाचुंगो हिमनद जो कि तिब्बत में स्थित है, आपको पता ही है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें करनाली, सिख, टीला, सेठी, पेरी, राप्ती एवं छोटी गंडक, इसमें से कुछ ऐसी नदियां हैं जिनका नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि अब जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो अन्य नाम है घाघरा नदी का वो सरयू नदी है, आपने सुना ही होगा कि सरयू नदी में नहाने जा रहे हैं ऐसा लोग कहते हैं, तो वो घाघरा नदी का अन्य नाम है, ठीक है। और इसके जो जिले यानी कि अयोध्या जो है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और जो गंगा नदी है वो छपरा यानी कि बिहार में इसमें आकर के मिलती है, ठीक है, घाघरा नदी। तो इस तरीके से हमने देखा, यहाँ पे हमने झीलों की बात की, जो कुछ प्रमुख नदियाँ छूटी हैं उसको हम आगे वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने बात किया, यहाँ पे गंगा नदी की बात की हमने, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं उनकी बात की हमने, मैदानी भाग से जो निकलने वाली नदियाँ हैं उनकी बात की।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है, जिससे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।